मेरे पास यहां एक पंजा स्लाइम है, मैं तुम्हें इसका आधा हिस्सा दे सकता हूं, लेकिन मैं एक सुधार बचाव मंत्र मॉडल चाहता हूं। हालांकि अगर सही बचाव मंत्र मॉडल तुम्हारे लिए प्राप्त करना मुश्किल है तो मैं सुधार बचाव मंत्र मॉडल भी ले लूंगा। अभिमन्यु ने अपनी आवाज कम कर दी। सुधार बचाव मंत्र? यह तो लगभग असंभव है। आलोका ने फिर से अपनी आंखें फैला ली। ठीक है, अगर यह असंभव है तो बुनियादी मॉडल मेरे लिए काम कर जाएंगे, लेकिन मुझे उनमें से 2 चाहिए। इसके अलावा क्या तुम मुझे दवाई फॉर्मूला दे सकती हो? अभिमन्यु ने पूछा। दरअसल मैं ये बताना भूल ही गया कि आजकल मैं दवाइयों पर स्टडी कर रहा हूं। बिल्कुल, मैं अपने ग्रुप से सही मंत्र मॉडल लीक तो नहीं कर सकती, लेकिन दवाई फॉर्मूला मेरे लिए कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें केवल एक ही फॉर्मूला बता सकती हूं। मैं तुम्हें भेज दूंगी, शायद 3 बुनियादी दवाई वाला फॉर्मूला। आलोका ने भी अपनी आवाज कम कर दी। अपनी बात खत्म करके वो अचानक पलट गई। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे था। लगता है मुझे कोई ढूंढ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूं। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। अभिमन्यु ने भी हां में सिर हिला दिया। अचानक आलोका गायब हो गई, क्योंकि कमरे के दायरे से प्रकाश गायब हो गया। अभिमन्यु ने गिरते हुए टेलीस्कोप को अपने हाथों से पकड़ा। अभिमन्यु ने दूरबीन को हाथ में पकड़ रखा था और टिप को अपनी लंबाई तक वापस लाने के लिए धक्का दिया। उसने फिर से दरवाजा खोला। दरवाजे के अंदर का जादुई पत्थर पहले से ही धुंधला हो चुका था। ऐसा लगता था कि उसे चलाने के लिए सही मात्रा में एनर्जी की जरूरत है। अभिमन्यु ने फिर से दरवाजा बंद कर दिया और दूरबीन को एक मजबूत काली रस्सी से बांध दिया। इस समय यह दूरबीन उसके लिए बहुत जरूरी थी, इसलिए उसने इसे सुरक्षित रखने का फैसला किया। वाटर ऑफ टीयर्स, आखिर मैंने उसे पा ही लिया। इसे मैं कब से ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे इतना कीमती सामान दे देगी। अभिमन्यु ने अपनी ठुड्डी को सहलाया और मुस्कुरा दिया। उसने अपने कमरे के चारों ओर देखा और उसकी उंगली से निकलते पवन एनर्जी के पार्टिकल्स ने तेल के दीपक में लगी आग को बुझा दिया और कमरे में अंधेरा छा गया। अपने बिस्तर पर बैठते ही अभिमन्यु ने अपने पैरों को मोड़ लिया और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान करने लगा। 2 दिन बाद सुबह का समय, आकाश गंगा की सीमा के अंदर एक खोल के आकार का धुंधला शहर पेड़ों और समुद्र से घिरा हुआ था। लंबी काले पत्थर की दीवारों ने शहर को जंगल से अलग करके रखा हुआ था। नगर के चारों ओर 4 गेट थे। लोग लगातार शहर में प्रवेश कर रहे थे और निकल रहे थे। ये एक धूप से भरा दिन था और हवा बड़ी ठंडी थी। कई सफेद पक्षी चहकते हुए शहर के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। शहर के पश्चिम की ओर एक ग्रे गाड़ी धीरे धीरे शहर के फाटक की ओर बढ़ रही थी। यात्रियों के बीच गाड़ी मिली जुली थी और उस पर कोई फैंसी सजावट नहीं थी। गाड़ी किसी प्रदेश के कारवां की थी। उनकी अधिकांश गाड़ियां भूरे रंग की थीं और सभी कोचमैन सफेद कपड़े पहने हुए थे। कारवां में सभी पुरुषों की ठुड्डी पर मोटी दाढ़ी थी और अधिकांश महिलाएं गोल मटोल थीं। इस समय कारवां में बहुत शोरगुल हो रहा था, क्योंकि सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। घुमंतु बाज, एक और, इसे एक बार और करो, एक बार और। सड़क पर लोग चिल्ला रहे थे। कारवां के बीच में सब उन गाड़ियों को घूर रहे थे। गाड़ी के कोचमैन का शरीर मजबूत था और उसने भूरे रंग का एक कपड़ा अपने कंधे पर पहना हुआ था। वो आदमी रंग बिरंगे सूट में था और उसकी ठुड्डी पर घनी दाढ़ी भी थी। उसके दाहिने कंधे पर एक काला बाज खड़ा था जिसने अपने पंखों को फैला रखा था। घुमंतु बाज, उन्हें दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। उस आदमी ने बाज को हल्के से थपथपाया। बाज आसमान में उड़ गया। वो चिल्लाते हुए इधर उधर घूमने लगा। उसकी चीखें लगभग ऐसी लग रही थी जैसे वो सुरीले तरीके से गा रहा हो। बाज को देख सभी लोग खुश हुए, जोर जोर से ताली बजाने लगे। वे लोग बाज की चीखें सुनकर उसकी ओर और भी ज्यादा आकर्षित हो गए। घुमंतु बाज ने बहुत पहले दक्षिणी प्रदेश में एक सिंगिंग कंपटीशन जीता था, वो आदमी गर्व से बोला।
अरे ऐसा कोई सिंगिंग कंपटीशन है या नहीं है? चलो, लोगों को बेवकूफ बनाते हो क्या? भीड़ में से कोई बोला और वो हंसा। ओ, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये सच कह रहा है। शायद इसने खुद ही वो कंपटीशन आयोजित किया होगा। एक और आदमी ने ताना मारा। उनकी बातें सुनकर लोग हंसने लगे। वहां का माहौल हंसी मजाक वाला हो गया था। ये नजारा देखकर गाड़ी में बैठे लोग भी मजे लेने लगे। सुनहरे बालों वाले एक युवक ने अपना सिर गाड़ी की खिड़की से निकाला और चारों तरफ देखा। आदमी का चेहरा चमकदार था। उसने पीले रंग का टाइट नोबेल सूट पहना हुआ था और वो काफी हैंडसम लग रहा था। वो कोमल और शांत लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे घुमंतू बाज के करामात देखकर मजा आ रहा था। अचानक उस युवक ने कुछ बोला। हम बालघाट शहर आ गए हैं मास्टर। युवक ने खिड़की बंद कर गाड़ी के अंदर किसी से बात की। ओह, हम आ चुके हैं। छोटे सुनहरे बालों वाली एक और औरत ने दूसरी तरफ की खिड़की खोली और चारों ओर देखने लगी। हम अस्तबल के करीब पहुंच रहे हैं। जाओ, हमारे पीछे के लोगों को सूचित करो। समझ गया। गोरे युवक ने हां में सिर हिलाया। उसने दरवाजा खोला और गाड़ी से कूद गया। फिर वो पीछे की गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। 3 गाड़ियां धीरे धीरे कारवां से निकली और गाड़ियों को आता देखकर सारे गार्ड्स सतर्क हो गए और एक दूसरे को सूचना देने लगे। 4 लोग आगे वाली गाड़ी से उतर गए। वे सभी अलग अलग रंगों के नेक सूट पहने हुए थे। उनमें से 2 ने भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे और उनके कपड़ों के पीछे काले रंग के क्रॉस बने हुए थे। उन्होंने जो पहना था उसे देखकर पहरेदारों ने तुरंत उन्हें प्रणाम किया। अभिवादन। गार्ड झुकने के बाद धीरे से बोला। शहर में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रही भीड़ उनके भूरे रंग के कपड़े देखकर शोर मचाने लगी और कुछ लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। ये रहस्यमयी पुरुष है। अरे ये तो रहस्यमयी पुरुष है। ये कंदरी परिवार से मास्टर अभिजीत है। मैं उसे जानता हूं। दूसरी मास्टर सानवी है। मैंने उसे लगभग 10 साल पहले एक बार देखा था। लोग कानाफूसी करने लगे। गार्ड्स द्वारा अभिवादन करने के बाद अभिजीत और सानवी बीच वाली गाड़ी की ओर चल पड़े। भूरे छोटे बालों वाले एक युवक ने दरवाजा खोला और गाड़ी से कूद गया। उसकी आंखें बाज की आंखों की तरह तेज थीं और उसने भी एक भूरे रंग का कपड़ा पहना हुआ था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। क्या यह हमारी मंजिल है? भूरे छोटे बालों वाले युवक ने धीमी आवाज में पूछा। यही है हमारी मंजिल मास्टर अभिमन्यु। सानवी मुस्कुराई। अभिमन्यु ने सिर हिलाया और अपना कॉलर ऊपर खींच लिया। वो स्ट्रेच करने लगा। जल्दी करो, फिर इसके बाद मुझे और भी बहुत कुछ करना है। अभिमन्यु को अचानक लगा कि वो इन दोनों को ऑर्डर दे रहा है। उसने सानवी और अभिजीत की ओर देखा। वो दोनों उसे घूर रहे थे, लेकिन वो दोनों कुछ बोल नहीं सकते थे। सानवी और अभिजीत को पहले से ही पता था कि कुछ रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चला कि अभिमन्यु की दिमागी शक्ति कितनी मजबूत है। इस तरह उन्होंने उसकी किसी भी आवश्यकता को पूरा करने का फैसला लिया। वे जानते थे कि अगर वे उससे गुस्सा दिलाते हैं तो अभिमन्यु उन्हें आसानी से मार सकता है। जरूर, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। तुम परेशान मत हो। अभिमन्यु, आज रात थोड़ा आराम करो। हम उस काम को कल खत्म कर लेंगे। अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाया। वो अचानक दाईं ओर मुड़ा और शहर के फाटक में प्रवेश करने से पहले पहाड़ी की ओर देखा। ये कौन है? हरे रंग का कपड़ा लपेटे हुए एक युवा लड़की खड़ी थी। अभिमन्यु जैसे ही दाईं ओर मुड़ा, उसने लड़की को देखा। वो तुरंत नीचे झुक गई। वो बिना सोचे समझे डर गई थी। उसके हाथ में तांबे का टेलीस्कोप था जो डर से उसके हाथ से गिर गया। वो मुझे देख रहा था। वो इतनी दूरी पर कैसे? डर से लड़की का चेहरा पीला पड़ गया, पर उसे यकीन था कि युवा उसे ही देख रहा था और उससे आंखें मिलाने के तुरंत बाद वो बेचैनी महसूस करने लगी। वो सानवी की मदद क्यों कर रहा है? लड़की अभी भी घबराहट महसूस कर रही थी और अचानक उसकी आंखों में दर्द होने लगा। मुझे अभी गंगा दास को यहाँ के बारे में सब कुछ बताना होगा। उसने उस पल को याद किया जब अभिमन्यु ने उसे देखा था। न जाने क्यों वो इतनी बुरी तरह कांप रही थी। वे लोग क्यों मारना चाहते हैं? गंगा दास इतने दयालु और सबसे प्यार करने वाले हैं।
वे उन्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इस बार क्या है उन लोगों का इरादा? ऐसा लगता है कि कंदरी परिवार ने इस बार किसी मजबूत व्यक्ति को काम पर रखा है। मुझे यहां से तुरंत निकलने की जरूरत है। वो लड़की तुरंत पहाड़ से नीचे भागी और जंगल में गायब हो गई। एक कमरा शानदार सजावट से भरा, दीवार के बगल में 2 छोटे बुक शेल्फ, लेकिन उस पर केवल कई भूरी किताबें रखी हुई थीं। कमरे के बीच में एक सफेद मेज भी थी। मेज के बगल में 2 कुर्सियां थीं। अभिमन्यु और सानवी एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। तेज धूप की किरणें खिड़कियों से होकर कमरे में फैली हुई थीं। तेज हवा से पर्दे इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन अभिमन्यु कुर्सी पर बैठा आराम महसूस कर रहा था। उनके बगल में एक दासी खड़ी थी और कमरे में एक और दासी हाथ में की ट्रे लिए आ रही थी। उसने नीले तरल से भरे 2 कप धीरे से उनके सामने टेबल पर रख दिए। एक मीठी दूधिया सुगंध हवा में फैल गई। सानवी ने एक प्याला पकड़ा और मुस्कुराई। पीकर देखो, बहुत मजेदार है। ये यहाँ की एक लोकल चाय है, सिल्की मिल्क टी। मुझे लगता है तुम्हें पसंद आएगी। सानवी ने अभिमन्यु को देखते हुए बोला। अभिमन्यु ने चांदी का प्याला अपने हाथ में लिया और उसे हल्का सा हिलाया। कप के अंदर का नीला लिक्विड देखने में अच्छा लग रहा था। अभिमन्यु को पता था कि उसके यहां आने पर ये कुछ खास तो जरूर करेंगे। उसने एक घूंट पिया। सबसे पहले उसे दूध का स्वाद आया, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि इसमें विशेष सामग्री जो है वो मिठास और खटास है। दरअसल इस चाय का स्वाद लगभग एक खुशबूदार स्ट्रॉबेरी और दही जैसा था। चाय तो बढ़िया है, लेकिन अब मुद्दे पर आते हैं। हमारा दुश्मन कौन है? अभिमन्यु ने चांदी का प्याला नीचे रखा और हल्के स्वर में पूछा। सानवी के भाव बदल गए। समस्या गंगादास है। कोई बूढ़ा आदमी उसकी मदद कर रहा है, और वो वही था जिसने पिछली बार हमारे द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी के आधार पर हम पर हमला किया था। तुम मुझे यकीन दिलाओ कि जब हम गंगादास और उसके परिवार के बाकी लोगों को खत्म करेंगे तो वो बूढ़ा आदमी हमें परेशान नहीं करेगा। बस इतनी सी बात? अभिमन्यु ने हैरानी से सिर हिलाते हुए कहा। तुम उसे फुसलाओ और मैं इसकी देखभाल कर लूंगा, चिंता मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु, सानवी ने हंसते हुए कहा। क्या तुम मेरे परिवार के लीडर से मिलना चाहोगे? अब नहीं, आज नहीं, मुझे थोड़ा आराम करना है। बस मुझे कमरा दे दो। अभिमन्यु ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जरूर, सानवी ने ताली बजाई और कहा, तुम मास्टर अभिमन्यु को उसके कमरे में लेके जाओ। हाँ मिस सानवी, जिस लड़की ने उन्हें चाय पिलाई थी उसने जवाब दिया। अभिमन्यु के कमरे से जाने के बाद सानवी वापस कुर्सी पर लेट गई और दूध की चाय की चुस्की लेने लगी। मिस सानवी, आखिरकार तुम यहां पर हो, मिल ही गई तुम। एक अधेड़ उम्र का रसोइया कमरे में आया और बोला, मैं सोच रहा हूं कि क्या इस बार आप पामिर परिवार वालों से जीत पाएंगे। उस गुंडे गंगादास को तो तुम जिंदा भी मत छोड़ना। चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि इस बार हम पामिर परिवार को निगल सकते हैं, सानवी ने मजाक उड़ाने के टोन में कहा। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, सानवी ने अपने दांत पीसकर ठंडे स्वर में बोला। थोड़ी देर बाद कांद्री फैमिली में अभिमन्यु को एक बेस्ट गेस्ट रूम दिया गया था। उस कमरे की सजावट, फर्नीचर और कालीन सभी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। यह जगह तो ऐसी लगती है जैसे इसे किसी शौकीन आदमी ने बनाया हो, अभिमन्यु ने कमरे को देखते हुए सोचा। अभिमन्यु ने चमकते हुए दिल को हाथ में लिया और उसने 0 से आइटम की जांच करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद डेटा दिखाई देने लगा। अभिमन्यु ने दिल को हाथ में लिया और मुस्कुराया। आखिरकार इस दिल से जितना नुकसान होता है उसकी गिनती हो ही गई। 0 अभिमन्यु की आंखों के सामने बहुत सारा डेटा लगातार शो कर रहा था। बड़े मोमबत्ती स्टैंड पर मोमबत्तियां जल रही थी और उनकी लौ हवा में हिल रही थी। थोड़ी देर बाद डेटा गायब होने लगा। मुझे लगता है कि एक सामान्य जादूगर के लिए भी प्रभावशाली 40 डिग्री से अधिक नेगेटिव एनर्जी का विस्फोट होगा। इसका इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा दिमागी शक्ति की जरूरत नहीं है मुझे।
बस एक चीज मुझे करनी है और वो है अंदर की एनर्जी का विस्फोट। जरूरत पड़ने पर मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। अभिमन्यु कमरे में चहलकदमी करते हुए सोचता रहा। उसने ध्यान से दिल को अपनी थैली में वापस रख लिया। सानवी के साथ अभिमन्यु का यह नया रिश्ता उसे किस मोड़ तक ले जाएगा? ये किस बारे में बात कर रहा है अभिमन्यु? मुझे लगता है कि बुरे सपने के दवाई के फॉर्मूले के साथ मेरा लेवल सानवी के कौशल के समान है, लेकिन मुझे फिर भी सावधान रहने की जरूरत है। मुझे हैरानी इस बात की है कि इन सब के पीछे कौन है। मिशन पूरा होने के बाद मैं यहां रुकूंगा और तब तक इंतजार करूंगा जब तक आलोका मुझे सामान नहीं भेज देती है। अभिमन्यु ने स्कूल छोड़ने से पहले आलोका को सूचित किया था और उसे अपनी मंजिल बताई थी। उन दोनों ने समय, मिलने की जगह का इंतजाम छुपकर किया था। आलोका ने कहा था कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को यहां भेजेगी जिस पर वो भरोसा करती है, क्योंकि उसके लिए खुद यहां आना संभव नहीं था। अभिमन्यु ने बिस्तर पर कुछ देर बैठने के बाद मोमबत्तियां बुझा दी और ध्यान करने लगा। अगले कई दिनों तक अभिमन्यु अपने कमरे में ही रहा। सानवी ने कहा कि उसे तैयारी के लिए थोड़ा और समय चाहिए, इसलिए उसने मंत्र की किताबें सीखने में समय बिताने का फैसला किया। उसने सभी ठोस निशानियों को डेटाबेस में जोड़ने के बाद उन्हें जला दिया, क्योंकि वो उन्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। खाने और सोने के अलावा अभिमन्यु अपना ज्यादातर समय ध्यान और पढ़ाई में बिताता। कांदरी परिवार और पामीर परिवार के बीच जो बदले की लड़ाई चल रही थी उसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इससे भी बढ़कर वो ये नहीं जानना चाहता था कि कौन सही है और कौन गलत। उसके लिए केवल एक चीज महत्वपूर्ण थी, वो थी दवाई का फॉर्मूला। कांदरी परिवार के मुखिया से 2 दिन पहले अभिमन्यु मिलने गया था। उसने अभिमन्यु की प्रशंसा की और उसे कुछ सोने के सिक्के भेंट किए। परिवार के मुखिया ने पूछा कि क्या अभिमन्यु परिवार में लड़कियों के साथ कुछ मस्ती करना चाहेगा, लेकिन अभिमन्यु ने इस प्रस्ताव को मना कर दिया। कांदरी परिवार में सानवी और अभिजीत उनके पास सबसे मजबूत जादूगर स्टूडेंट थे, लेकिन वे परिवार की बैठकों में मुश्किल से दिखाई देते थे। रोज के मामलों को आमतौर पर मुखिया और घर के बड़े लोगों द्वारा हल किया जाता था। सानवी तभी वापस आती थी जब कोई ऐसी समस्या हो जिनको लीडर अकेले नहीं सुलझा पा रहे हैं, क्योंकि सानवी बहुत चतुर और बहादुर थी। सानवी ने मुखिया से कहा कि अभिमन्यु उससे कहीं ज्यादा मजबूत है और उन्हें उसके प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। मुखिया खुश था कि आखिरकार कोई उनकी सहायता के लिए आया और उसने अभिमन्यु की हर आवश्यकता को पूरा करने का फैसला किया। अभिमन्यु ने सानवी को 2 टॉप लेवल वाली क्रॉसगार्ड तलवारें लाने के लिए कहा। आखिरकार उसकी तलवार कौशल उसके खंजर कौशल से कहीं बेहतर थी। उसने कुछ विशेष सामग्री भी मांगी और आने वाली लड़ाई की तैयारी के लिए हथियारों के लिए जहर भी बनाया। करीब 6 दिन बाद आखिरकार हिसाब का दिन नजदीक आ ही गया। सुबह हो चुकी थी और कमरे में अभी भी अंधेरा था। अभिमन्यु ने अपनी जंजीर का पंखा, खंजर, क्रॉसगार्ड तलवारें, चाकू और पाउच को अपनी बेल्ट से बांध लिया। उसके भूरे कपड़े उन हथियारों को छिपाने के लिए बहुत अच्छे थे। मुझे एक बात पर संदेह है कि यहां एक सामान्य जादूगर गंगा दास की मदद कर रहा है, लेकिन मुझे फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है। अभिमन्यु ने चमकते हुए दिल से बने बम को अपने दाहिने हाथ में रखी थैली के अंदर घुसा दिया और सोचा, अगर ये कोई सामान्य जादूगर है तो मैं उसे पक्का हैरान कर दूंगा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अभिमन्यु को एहसास हो गया था कि उसके दरवाजे पर सेविकाएं आ गई हैं। मास्टर अभिमन्यु, क्या आप जाग गए हैं? सेविकाओं में से एक ने पूछा। हाँ, मैं जाग गया हूं। क्या आज हम वहां जा रहे हैं? अभिमन्यु को पता था कि आज ही वो दिन है जब दोनों परिवारों ने एक बार फिर एक दूसरे का सामना करने का फैसला किया था। हाँ मास्टर अभिमन्यु, वे आपका इंतजार कर रहे हैं, एक दूसरी सेविका ने कहा।
अच्छा ठीक है, मैं 1 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा, अभिमन्यु ने जवाब दिया। उसने ताली बजाई और उसके कपड़ों पर 1 सेकंड के लिए एक लाल चमक उठी। लाल चमक के साथ कपड़ों पर जमी गंदगी और सिलवटें गायब हो गईं। अभिमन्यु खुश था। उसने दरवाजा खोला और सेविकाओं के साथ कमरे से निकल गया। सर्द हवा चल रही थी। धुंधले बादल आकाश पर छाए हुए थे और नीचे पालघाट शहर के उत्तरी दिशा में चारों ओर पेड़ों के बीच एक समुद्र था। अनगिनत छोटी छोटी पहाड़ियों ने भूमि को ऊबड़ खाबड़ बना दिया था। पेड़ों पर हवाएं चल रही थीं और पत्तियों के शोर ने पक्षियों की चहचहाहट को दबा दिया था। नीचे ढलान पर लोगों का एक गुट आपस में भिड़ रहा था। ढलान के बाईं ओर एक ग्रुप था जिसकी निगरानी काले बालों वाला एक युवक कर रहा था। उनमें से अधिकांश के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उन्होंने भूरे रंग के चमड़े के कवच सूट पहने हुए थे और उनके हाथों में अलग अलग हथियार थे। उनमें से कुछ रईस थे जबकि कुछ शिकारी जैसे दिखते थे। ऐसा लग रहा था कि वे जहां चाहते हैं वहीं पर खड़े थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। हालांकि वे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। वहां हरे रंग का वन पीस पहने एक लड़की जिसका नाम काव्या था, काले बालों वाले युवक जिसका नाम अनमोल था, उसके पास खड़ी थी। काव्या ने परेशान चेहरे के साथ अनमोल के हाथ को कसकर पकड़ रखा था। चिंता मत करो काव्या, मैं ठीक तुम्हारे साथ हूं, तुम डर क्यों रही हो? अनमोल का चेहरा ताव से चमक रहा था। उसकी पीठ पर 1 मीटर लंबी चांदी की तलवार थी और उसने अपने हाथों में एक धनुष पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थी। पहाड़ी की दूसरी ओर लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप था। उन्होंने अनमोल के ग्रुप को पछाड़ दिया था और उनके पास बहुत बेहतर डिवाइसेस थे। दूसरे ग्रुप के लीडरशिप भूरे रंग के कपड़ों में 2 लोग कर रहे थे। उनमें से एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थी जिसके लंबे भूरे बाल थे। उसका व्यवहार दोस्ताना बिल्कुल भी नहीं था। और दूसरा काले बालों वाला एक युवक था। वो मुस्कुराते हुए काव्या को ही घूरे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो यहां आया ही है काव्या के लिए। उस ग्रुप में लगभग 30 लोग थे। सभी ने भूरे रंग के चमड़े के सूट पहने थे। सामने की ओर तलवारें लिए लोग खड़े थे और उनमें से कई ऐसे भी थे जिन्होंने हाथों में खंजर और बगल में कैंची दबाई हुई थी। वे सभी अपने पीछे तीरंदाजों की रक्षा कर रहे थे। भूरे रंग के कपड़े में 2 लोगों के साथ वे लोग भी थे जो टॉप पर सफेद पंखों वाली टोपियां पहने हुए थे। मिस सानवी, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो? अनमोल ने गंभीर लहजे में सवाल किया। सानवी जोर से हंसी। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम मेरे परिवार में शामिल होने के लिए सहमत हो और हमें अपना दवाई फॉर्मूला देते हो तो हम तुम लोगों को कुछ नहीं करेंगे और लड़ाई यहीं पर बंद कर देंगे। सानवी थोड़ा गुस्से से चिल्लाई। ओ रुको 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 काव्या, मैंने सोचा था कि तुम अभिजीत की मंगेतर हो। तुम अनमोल का हाथ क्यों पकड़कर खड़ी हो? कि तुम दोनों को जब लोग ऐसे देखेंगे कि तुमने एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल रखा है तो क्या क्या बातें बनाएंगे। जो तुमने आज किया है उसके लिए मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगी। सानवी ने काव्या से उससे भरी आवाज में बोला। मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो? क्या तुम सच में फॉर्मूला के पीछे आई हो? अनमोल ने सानवी को देखा और चिल्लाया। मैं आपको बता दूं, पामीर परिवार सिर्फ आपके आदेशों का पालन नहीं करेगा। आप पहले ही भूल गए हैं कि पिछले साल क्या हुआ था जब आपने हम पर हमला करने की कोशिश की थी और उसके बाद आप लोगों को मुंह की खानी पड़ी थी, याद है? या और कुछ याद दिलाओ। अनमोल एक जहरीली मुस्कान के साथ बोला। सानवी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं कभी नहीं भूल सकती कि पिछले साल क्या हुआ था।
अब और बात नहीं करनी है मुझे अनमोल। हमने आखिरकार तुम्हें यहां पकड़ ही लिया। तुम्हें अपनी जिद की कीमत चुकानी पड़ेगी। सानवी ने हाथ हिलाया। तीरंदाजों ने फायरिंग शुरू की तो उसके परिवार के गार्ड्स आगे बढ़ गए। तीरों के ओले पहाड़ी की दूसरी ओर मुड़ गए। हालांकि उन तीरंदाजों को सही ट्रेनिंग नहीं मिली थी। उनमें से ज्यादातर बमुश्किल ही डोरियों को पूरा खींच पाते थे और उनका निशाना बहुत ही बुरा था। उन्होंने अपने तरकश खाली करने के बाद अपनी तलवारें खींची और लोगों के दूसरे ग्रुप पर हमला करने लगे। हालांकि पामीर परिवार के कई सैनिक तीरों के चपेट में आ तो गए थे, फिर भी उनमें से अधिकांश लड़ रहे थे। उन्होंने अपने हथियार खींच लिए और अपना बचाव करने लगे। अनमोल काव्या के साथ पीछे हट गया और अपनी थैली से एक पीले रंग का पेपर बैग निकाला। उसने थैली को हिलाया और बैग के अंदर का पीला पाउडर हवा में फैल गया। पीछे से एक अजीबो गरीब बवंडर आया और पाउडर को कांदरी परिवार की ओर उड़ा दिया। ये फिर से अपनी औकात दिखाने लगे ना कमीने। सानवी और अभिजीत मंत्रों से अनमोल को काबू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीले पाउडर को देखते ही उन्होंने तुरंत अपने मुंह और नाक को आस्तीन से ढक लिया। सानवी ने जल्दी से अपने मंत्रों को समाप्त किया और अपना बायां हाथ लहराया। उसके पहरेदारों तक पहुंचने से पहले ही कहीं से आई तेज हवा ने सारा पीला पाउडर उड़ा दिया। सानवी ने अनमोल को देखा। वो काव्या के सामने खड़ा था। वो मंत्रों को पूरा करने पर ध्यान दे रहा था। उसके शरीर के सामने पहले से ही चांदी के लिक्विड का एक छोटा सा गोला दिखाई दे रहा था। हालांकि जंगल में अंधेरा था, फिर भी चांदी की गेंद ने सबका ध्यान खींच लिया। बाकी पामीर परिवार ने अनमोल के चारों ओर एक घेरा बना लिया। चांदी की गेंद की रक्षा के लिए वे जो कुछ भी कर सकते थे कर रहे थे। मैं इसे फिर से नहीं होने दूंगी, चाहे जो हो जाए। यह कहकर सानवी ने अपनी थैली से एक छोटी बोतल निकाली और उसके ढक्कन को हटा दिया। फिर उसमें से एक काली गोली निकालकर अपने मुंह में डाल ली। सानवी ने अपना मुंह खोलने से पहले कई बार उसे चबाया। वो अनमोल के निर्देशन पर निशाना साध रही थी। उसने जल्दी से दोनों हाथों से हवा में दो अजीबो गरीब लाइनें खींची। सानवी के मुंह से तेज चीख निकली। विस्फोट तरंगों की चपेट में आने से सानवी के सामने के सभी लोग लकवाग्रस्त हो गए और वे कुछ समय के लिए बहरे भी हो गए। सानवी के जादू ने उसके सामने एक बड़े क्षेत्र को ढक दिया और प्रभावित क्षेत्र के लोग चीख पुकार से दंग रह गए। उन्होंने चलना बंद कर दिया। सानवी चिल्लाती रही। अभिजीत सहित उसके आसपास के सभी लोग उससे दूर रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर कोई उसकी मदद के लिए सानवी के पास नहीं जा रहा था। सानवी इस मंत्र की शक्ति से खुश थी। उसका मुंह खुला हुआ था और उसके गले से चीखें निकल रही थी। दो हल्के लाल भाग अभी भी उसके सामने तैर रहे थे। अनमोल का जादू भी चीख से रुक सा गया और चांदी का लिक्विड धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। उसे अपने मंत्रों पर ध्यान लगाने में कठिनाई हो रही थी। उसने अपने कानों को अपने हाथों से ढक लिया। काव्या की आंखें ऊपर उठी और उसने अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। अनमोल के परिवार के अधिकांश सदस्य चीखों से डरे हुए थे और लगातार एसिड बॉल विस्फोट तरंगों की चपेट में आने के कारण लकवाग्रस्त भी हो रहे थे। चारों ओर चीखों की आवाजें आ रही थीं। चीख को चकमा देने के बाद अभिजीत ने जादू करना शुरू कर दिया। उसकी हथेली पर पहले से ही हरी एसिड स्लाइम का गोला था। गेंद एक इंसान की मुट्ठी के आकार की थी। अभिजीत ने अनमोल को देखा और उसे देखकर मुस्कुराया। गुड बाय अनमोल, अभिजीत ने कहा। हरी कीचड़ वाली गेंद एक बार हवा में घूमती है और हवा में एक हरी रेखा खींचती है, क्योंकि ये अनमोल की ओर उड़ रही थी। जब हवा गेंद में यात्रा कर रही थी, जमीन एसिड बॉल से तबाह हो गई और छोटे छोटे छिद्रों पर से हरा धुआं निकलने लगा। अजीबो गरीब धुआं उस जगह पर खट्टी और बदबूदार गंध लेकर आया।
सानवी के जादू से अनमोल और उसके परिवार के सदस्य अभी भी लकवाग्रस्त थे, लेकिन एक चीज जो वे कर सकते थे वो थी एसिड बॉल को रोकने की कोशिश, जो तेजी से उनकी ओर उड़ते हुए आ रही थी। जब तक सानवी अपना जादू चलाती रहेगी, वे अभिजीत के हमले को चकमा नहीं दे पाएंगे। एसिड बॉल धीमी थी, लेकिन ये उनके और करीब आती जा रही थी। अनमोल के पीले चेहरे पर हरी रोशनी दिखाई दे रही थी। काव्या और अन्य पामीर परिवार के सदस्य निराश हो चुके थे। वो दूसरी तरफ से एक तेज आवाज आई। एक बड़ी काली ढाल हवा में लहराई और कीचड़ में गिर गई। ढाल अनमोल के सामने खड़ी हो गई और उसके चारों ओर धातु की दीवार बन गई। टन! वो एसिड बॉल शील्ड से टकराई और शोर ऐसा हुआ जैसे पानी गर्म बोर्ड पर गिर गया हो। सफेद भाप एकदम से हवा में गायब हो गई। ढाल के जमीन से टकराते ही सानवी की चीखें रुक गईं। अनमोल के पीछे एक नीचा शरीर वाला लंबा चौड़ा आदमी दिखाई दिया। सानवी ने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा, लेकिन वो उसकी पीठ पर चांदी की तलवार देख सकती थी। वो आदमी एक तीर से सानवी की ओर निशाना लगा रहा था। वो इतना तेज था कि सानवी के आसपास के गार्ड्स भी उसको नहीं देख पा रहे थे। उस आदमी ने अपनी चांदी की तलवार पकड़ ली और सानवी की ओर निशाना लगा दिया। सानवी अभी भी सदमे में थी जब उसने देखा कि उसका खुद का चेहरा तलवार पर दिखाई दे रहा है। डंग! अचानक हुई मारपीट के बाद उस युवक के हौसले पस्त हो गए। वो कुछ कदम पीछे हट गया। सानवी और उस युवक के बीच हो रही इस लड़ाई का क्या परिणाम निकलेगा, इन बदलते हालातों में क्या होगा, अभिमन्यु का अगला कदम। एक क्रॉस गार्ड तलवार हवा में घूमती है और तेजी से जमीन पर गिरती है। आदमी के हमले को तलवार से रोक दिया जाता है। लोगों को अभी भी समझ नहीं आया कि हुआ आखिर क्या। अभिजीत भी इसी तरह हैरान और परेशान था। अगर आकाश से गिरने वाली क्रॉस गार्ड तलवार से आदमी की तलवार का विरोध नहीं किया जाता तो सानवी लगभग मर गई होती। तुम आ गए? सानवी राहत महसूस कर रही थी। उसने सामने वाले आदमी को देखा। वो धीरे से किनारे की ओर चली और उसके पीछे झाड़ियों से एक युवक दिखाई दिया। परछाई के कारण उसका चेहरा मुश्किल से दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें लगभग अंधेरे में चमकते सितारों की तरह लग रही थी। वो उस आदमी को घूर रहा था जिसने अभी अभी सानवी पर हमला किया था। मास्टर अभिमन्यु, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। सानवी ने अभिमन्यु से सम्मान पूर्वक बात की। अभिमन्यु ने थोड़ा सिर हिलाया। उसके बाएं हाथ में तलवार थी और उसके पास जमीन पर 20 से अधिक तलवारें गिरी पड़ी थीं। लोगों को अंत में एहसास हुआ कि यह अभिमन्यु था जिसने हमले को रोक दिया था। तो आप है वो रहस्यमय बलहार जो पामीर परिवार की रक्षा करता है? अभिमन्यु ने हल्के लहजे में सवाल किया। जिस आदमी ने अनमोल की मदद की उसने काले कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। उस आदमी ने अपनी तलवार को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। सानवी ने आखिरकार उसका चेहरा देख ही लिया। बलहार के बाल और दाढ़ी सफेद थे और उसकी पूरी त्वचा पर झुर्रियां थीं, लेकिन उसका शरीर अभी भी मजबूत था और वो देखने में एक ताकतवर योद्धा की तरह लग रहा था। उस आदमी को देखने के बाद अभिमन्यु को उस भेड़िए की याद आ गई जिसे उसने विजयपुरम के जंगल से बाहर निकाल दिया था। अनमोल मेरा छात्र है युवक। मैं देख सकता हूं कि तुम यहां किसी बुरे इरादे से नहीं आए हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस महिला ने तुमसे क्या वादा किया था? बलहार की आवाज में बल था और वो साफ थी। अनमोल और काव्या धीरे धीरे खड़े हो गए और उन्होंने सानवी को नफरत भरी नजरों से देखा। अभिमन्यु ने देखा कि सानवी बूढ़े व्यक्ति के अनुरोध को सुनकर घबरा गई थी। मैं तो यहां बुरे सपने की दवाई के लिए आया हूं, अभिमन्यु ने उससे बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। बलहार उम्मीद कर रहा था कि अभिमन्यु कुछ और बोलेगा।
अच्छा, वो बुदबुदाया। अभिमन्यु ने भी कोई समय बर्बाद नहीं करने का फैसला किया। उसने अपने बाएं हाथ में एक तलवार ली और बल्हार की ओर फेंक दी। पहली तलवार फेंकने के बाद वो रुका नहीं। जमीन पर लगभग 20 तलवारें गिरी थीं। अभिमन्यु ने उन्हें एक एक करके बल्हार की ओर फेंका। क्रॉस गार्ड तलवारों ने हवा में एक कताई चक्र बनाया जो पूरी तेजी से बल्हार की ओर आ रहा था। बल्हार के पास और कहीं जाने का रास्ता नहीं था। उसे अपने पीछे के लोगों की रक्षा भी तो करनी थी। बल्हार ने दहाड़ते हुए आने वाले हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार उठाई। डंग डंग डिंग डंग डंग। बल्हार को लगा जैसे उसकी तलवार को लोहे के हथौड़े से पटक दिया गया हो। हर बार जब उसने तलवार रोकी, उसे एक कदम पीछे हटना पड़ा। दौड़ो, भागो यहां से! उसने अपना सिर घुमाया और अपने पीछे के लोगों पर चिल्लाया। अनमोल घबराया हुआ था। हम सब साथ पीछे हटेंगे। मास्टर बल्हार, चलना शुरू करो। वो अपने बगल में एक शिकारी पर चिल्लाया। क्रॉस गार्ड तलवारें अभी भी बल्हार की तलवार पर वार कर रही थी। धातु के टकराने की आवाज ही एकमात्र आवाज थी जो इस जंगल में सुनी जा सकती थी। सानवी और अन्य लोगों को तो यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शायद अभिमन्यु को तो सहायता की भी जरूरत नहीं है। सामने की टुकड़ी में से कुछ लोगों ने पहले ही पीछे हटना शुरू कर दिया था। अनमोल के परिवार के सदस्य भी पीछे हट रहे थे। उन्हें एक दूसरे के सहारे की जरूरत थी क्योंकि अभी भी उन लोगों के शरीर काम नहीं कर रहे थे। बल्हार अपनी जगह पर टिके रहने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था और उसके कानों से खून बहने लगा था। उसकी तलवार पर लगातार हमला जो हो रहा था, उसके अंगों को चोट पहुंच रहा था। कई मिनट बाद बूढ़े ने खून की उल्टी कर दी। निहान मुड़ा! चांदी की लिक्विड के गोले कहीं से प्रकट हो गए और उसके शरीर के चारों ओर जमा हो गए। उनके आकार अलग अलग थे, लेकिन उनके पास एक ही आकार, एक ही रंग और यहां तक कि एक ही चांदी की चमक थी। चांदी की 10 से अधिक गेंदें हवा में तैरने लगीं। मेटल इंपल! वो जो 10 धातु की गेंदें थी, वो कीलों में बदल गईं। बल्हार के चिल्लाने के बाद वे चांदी की कीलें तुरंत अभिमन्यु की ओर उड़ गईं। अभिमन्यु वहीं खड़ा रहा और उसने 2 क्रॉस गार्ड तलवारें पकड़ लीं। उसकी आंखों के सामने नीली रोशनी के बिंदु दिखाई दिए। आने वाली कीलों को देखकर वो मुस्कुराया। वो बाईं ओर कूद गया और पहले कील को चकमा दे दिया। उसके बाद वो आगे चार्ज करते हुए तीरों की बारिश को चकमा देने के लिए बाएं दाएं झुकता गया। वह हमेशा कीलों के बीच का रास्ता ढूंढ निकालता था। हालांकि सानवी और अभिजीत हर कील को चकमा नहीं दे पाए। सानवी के दाहिने कंधे को एक कील ने छेद दिया और अभिजीत का दाहिना हाथ और दाहिना पैर घायल हो गया। वो जमीन पर गिर गया। अब वो मुश्किल से चल पा रहा था। बाकी गार्ड्स तो पहले ही फरार हो चुके थे। जो बचे थे वे बल्हार की शक्ति से डर के झाड़ियों में छिप गए। अभिमन्यु ने बल्हार की तलवार को लात मारी। फिर उसने अपने शरीर को घुमाया और अपने हाथों में तलवारों से बल्हार को मारना शुरू कर दिया। एक बार फिर उन लोगों ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। अभिमन्यु के तलवार कौशल में लगभग कोई दोष नहीं था। उनके हमले सीधे और सटीक थे। बल्हार ने अपनी तलवार से अभिमन्यु के स्लैश को रोक दिया, लेकिन समय बीतने के साथ साथ वो अपनी ताकत खोता जा रहा था। अभिमन्यु की गति इतनी तेज थी कि उसका शरीर धुंधला हो गया। उसने अभी तक अपनी असली शक्ति का खुलासा भी नहीं किया था। बल्हार के पास अभिमन्यु के हमले का मुकाबला करने का कोई तरीका नहीं था। वो हर बार पीछे की ओर धकेल दिया जाता। कई सेकंड बाद वो दोनों एक साथ गहरी झाड़ियों में गायब हो गए। अनमोल गुस्से में था। मास्टर बल्हार! मास्टर बल्हार! कृपया पहले परिवार को वापस भेज दो। मैं अपने प्रोफेसर की मदद के लिए जाऊंगा। यह शब्द कहकर अनमोल पलट गया। वो बल्हार की ओर बढ़ा जो झाड़ी में चला गया था और अभिमन्यु गायब हो गया। काव्या और परिवार के अन्य सदस्यों को एहसास होने से पहले अनमोल चला गया। उसने उनकी बात नहीं सुनी। वो उसे रोक ना सके। अनमोल रुको!
काव्या जोर जोर से चिल्लाई। वो उसका पीछा करने वाली थी कि अचानक पीछे से एक अधेड़ उम्र का आदमी आ गया जिसका नाम समर्थ था। उसने काव्या के गले पर वार कर दिया। काव्या ने आंखें मूंद ली और बेहोश हो गई। मुझे दोष मत दो काव्या, तुम अनमोल की मदद नहीं कर सकती। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने काव्या को धीरे से पकड़ लिया। जल्दी करो सब लोग, और हां, अनमोल और मास्टर बल्हार जल्दी ही वापस आ जाएंगे। चलो वापस चलते हैं और खुशखबरी की प्रतीक्षा करते हैं। अधेड़ उम्र का आदमी चारों ओर देखते हुए बोला। हाँ मास्टर समर्थ, हमारी यही आशा है, शिकारियों में से एक ने कहा। उन्होंने हमें कई बुरी और खतरनाक लड़ाई से गुजरने में मदद की। मुझे यकीन है कि ये इस बार ठीक होगा। केंद्रीय परिवार के गार्ड्स हमारे लिए आ रहे हैं। बाहर निकलो सब लोग। समर्थ ने थोड़े दुखी भाव से बोला और उसने देखा कि सान्वी और अभिजीत पहले से ही ठीक हो रहे थे। वो खुद जानता था कि उसने उन्हें खत्म करने का मौका गंवा दिया है। उसने हाथ लहराया और परिवार के अन्य सदस्यों को भागने के लिए कहा। अनमोल जंगल में पेड़ों के बीच जमीन पर दो निशानों का पीछा कर रहा था। वो पूरी गति से दौड़ रहा था, लगातार झाड़ियों को पार कर रहा था। उसके सामने एक खाली जमीन दिखाई दी और उसने तलवारों के टकराने की आवाज सुनी। अनमोल खुश था कि वो समय पर यहां आ गया था। वो चलता रहा, हालांकि खाली जमीन पर नजारा देखकर वो दंग रह गए। उस युवक ने अपनी एक तलवार बल्हार के सीने में घोंप दी। वो बल्हार के शरीर के दूसरी तरफ से तलवार की नोक को निकलते हुए देख सकता था। बल्हार अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसके नीचे की घास उसके खून से लथपथ थी। शायद अभिमन्यु ने अब अनमोल को भी वहां खड़ा हुआ देख लिया था। वो उसे घूर रहा था। अनमोल ने अभिमन्यु की ओर देखा, जिसके चेहरे पर एक खाली भाव था। लड़ाई जीतने के बाद अभिमन्यु अजीब तरह से शांत था। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अनमोल पागलों की तरह जोर जोर से दहाड़ रहा था। अनमोल ने खंजर को पूरी रफ्तार के साथ अभिमन्यु की ओर फेंक दिया और एक सफेद रेखा खींच ली। अभिमन्यु एक कदम पीछे हट गया। वो टक्कर से करीब 1 सेंटीमीटर दूर था। खंजर अभिमन्यु के पैर के पास आकर लगा और जमीन में धंस गया। अभिमन्यु को एक खरोंच भी नहीं आई और वो बच गया। अभिमन्यु जाकर झाड़ी में छिप गया। अभिमन्यु ने गुस्से से पागल अनमोल को देखा, जिसने झाड़ी से हमला किया था। अनमोल ने खंजर को जमीन से बाहर खींच निकाला और फिर से हमला करना शुरू कर दिया। अभिमन्यु ने जो किया उसे देखकर अनमोल निडर हो गया। हालांकि उसके सभी हमलों को अभिमन्यु ने फुर्ती से चकमा देते हुए अपने शरीर को बाएं दाएं झुकाया। लड़ाई एक तरफा थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई खेल खेल रहा हो। रुको, अबे रुको! अनमोल ने अपनी पीठ के पीछे से एक गहरी आवाज सुनी। मैं अभी मरा नहीं हूं। अनमोल ने चौंक कर चारों ओर देखा। अभिमन्यु अपने पीछे की ओर कूद गया और शांति से अनमोल की ओर देखने लगा। उसने अनमोल के हमले का मुकाबला करने की कोशिश नहीं की, केवल अपनी तलवारें घास के मैदान में घोंप दी। ठीक है, मुझे फॉर्मूला दे दो। पामिर परिवार और कंदरी परिवार के बीच के झगड़े में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, अभिमन्यु ने धीमे स्वर में कहा। बल्हार के चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी। वो अनमोल की सहायता से उठ खड़ा हुआ और बोला, बेशक मेरी योजना तुम्हें मारने और तुम्हारे शरीर की तलाशी लेने की थी। अभिमन्यु ने घायल बल्हार और अनमोल को देखते हुए कहा, अच्छा तो तुम ये कर रहे थे तब से। इरादा तो तुम्हारा अच्छा था। अभिमन्यु ने एक छोटी सी हरी ट्यूब निकाली और उसे बल्हार की ओर फेंक दिया। बल्हार ने ट्यूब को पकड़ लिया और उसे सूंघने से पहले उसने उसका स्टॉपर हटा दिया। ये तो किसी तरह का हीलिंग जेल लगता है, तुम्हारा धन्यवाद, बल्हार ने अभिमन्यु से कहा और अनमोल को एक बड़े पेड़ के पास बैठने में मदद करने के लिए भी कहा। उसने उसके घाव के आसपास के कपड़े फाड़ दिए। फिर उसने अपनी हथेलियों पर थोड़ा सा जल डाला और घाव पर लगाया।
जल को लगाने के बाद उसके घाव से कुछ हरा धुआं निकला और घाव की जलन से बल्हार कराह उठा। अनमोल! यह कहते हुए बल्हार कराहते हुए जोर से चिल्लाया। अनमोल फिर घबरा गया। वो बल्हार के हाथ से ट्यूब पकड़ना चाहता था। मास्टर, क्या आप ठीक हो? वहां क्या हुआ? अनमोल ने पूछा। शांत हो जाओ, मैं ठीक हूं। मैंने जो हिट लिया वो महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि अभिमन्यु ने जानबूझकर मेरे अंगों पर गहरा वार नहीं किया था। मुझे सिर्फ बहते हुए खून को रोकने की जरूरत है। यह कहते हुए बल्हार मुस्कुराया। अभिमन्यु उन दोनों के पास से थोड़ा दूर हट गया और घूमना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ये जांचना चाहता था कि कहीं कोई अनोखा पौधा तो नहीं है यहां पर। मास्टर अभिमन्यु, इंतजार कराने के लिए माफी चाहते हैं। खड़े होते ही बल्हार ने हाथ जोड़ लिए। अरे ये सब ठीक है, रहने दीजिए, इट्स ओके। अभिमन्यु मुस्कुराया और बोला, लेकिन क्या आप मुझे अब वो फॉर्मूला दे सकते हैं? और आपके द्वारा डाले गए मंत्रों का मॉडल क्या है? साथ ही वो डेटा जिनका आपने मुझे वादा किया था। मुझे धातु मंत्र में बहुत दिलचस्पी है। मुझे उम्मीद है कि मैं शायद उन्हें अपनी तलवार से जोड़ सकता हूं कुशलता के साथ। अभिमन्यु थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, जरूर जरूर, यह एक उचित व्यापार है मेरी दृष्टि में। यह कहकर बल्हार भी मुस्कुराया। वर्तमान स्थिति के बारे में बल्हार के खुलासे को सुनकर अनमोल राहत महसूस कर रहा था। धन्यवाद मास्टर अभिमन्यु, हीलिंग जल के लिए। सच कहूं तो सब कुछ के लिए धन्यवाद। मैंने आपको गलत समझा। अनमोल ने झुककर अभिमन्यु से माफी मांगी। अभिमन्यु हैरान था। क्या तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? अभिमन्यु ने पूछा। तुम अंधे तो नहीं? मैंने अभी तुम्हारे मास्टर के सीने में तलवार मारी है और तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? अनमोल ने हां में अपना सिर हिलाया। मैं समझ सकता हूं कि आपने ऐसा क्यों किया। आपने कुछ भी गलत नहीं किया मास्टर। मेरे मास्टर आपके दुश्मन थे, लेकिन फिर भी आपने उन्हें जीवित रहने दिया। मुझे पता है कि केवल एक चीज जो आप चाहते हैं वो है ज्ञान, जो अभी हमारे पास है, अनमोल ने गंभीर स्वर में कहा। बल्हार वहीं खड़ा था और चुपचाप उनकी बातचीत सुन रहा था, लेकिन अभिमन्यु को पता था कि बल्हार से अनमोल ने जो कहा उससे वो खुश है। अभिमन्यु ने सोचा था कि अनमोल उससे नफरत करेगा क्योंकि उसने उनके मास्टर को लगभग मार डाला था, लेकिन उसे अनमोल से माफी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अभिमन्यु ने सोचा कि अनमोल उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अनमोल ईमानदारी से उससे माफी मांग रहा है। काश मैं एक दिन आपके जैसा बन सकता। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं कि आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अनमोल ने अभिमन्यु को ध्यान से देखते हुए बोला। अभिमन्यु का यह पहला मौका था जब कोई उसकी इतनी तारीफ कर रहा था। बल्हार और अनमोल के साथ अभिमन्यु का यह अजीब रिश्ता उसे कहां तक लेकर जाएगा? अभिमन्यु के मैजिकल तरकश में क्या और भी जादुई तीर हैं?